इस मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि सातों सूर्य जापानीज़ कैलेंडर का पहला दिन होता है और उसी दिन मुस्लिम्स अपना कुरान मनाते हैं और वो इस दिन को काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं और इसे काफ़ी अच्छा मानते हैं। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इस दिन कुछ बुरे सोल्स अपनी पावरफुल रूप में आ जाते हैं जो फिर अपनी एविल पावर से लोगों को मार डालते हैं। इसके बाद हम एक हॉस्पिटल के सीन को देखते हैं जहाँ पर एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम लास्ट्री होता है, जो कि बहुत घबराई हुई इधर उधर भाग रही थी। इसके बाद वो भागते हुए एक ऑपरेशन थिएटर में जाकर एक डॉक्टर से पूछती है कि मेरा बच्चा कहाँ है। तो डॉक्टर उसे रिलैक्स होने को कहता है, लेकिन तब वो लेडी उस डॉक्टर को लैंप से सर पर मारती है और सभी लोगों को घायल करके उस रूम से भाग जाती है और रूम में जाकर लॉक कर देती है। इसके बाद वो भागते हुए चेक करने जाती है वहाँ पर जहाँ पर न्यू बॉर्न बेबी को रखा जाता है। वहाँ पर वो दो पहले से ही नर्सें मौजूद होती हैं और उन दोनों को वहाँ से निकाल देती है और खुद ही अपने बच्चे को ढूंढने लग जाती है। वो एक बेबी को उठाते हुए कहती है कि ये मेरा बच्चा है, लेकिन बाहर खड़ी हुई नर्स उसे देखती है तो कहती है कि नहीं, ये तुम्हारे बच्चा नहीं है। जो सुनकर लास्ट्री इतना पागल हो जाती है कि उस बच्चे को ही जान से मार देती है। तब ये देखकर बाहर खड़ी हुई नर्स उसे रिलैक्स होने को कहती है, लेकिन उसने तो बिल्कुल होश ही खो दिए थे। वो पागल होकर वहाँ वहाँ मौजूद सभी बच्चों को मार डालती है और तभी वहाँ पर कुछ डॉक्टर और सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ आकर उसे संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अब तो और ज़्यादा पागल हो जाती है। वो खुद पर केमिकल गिराकर खुद को जला लेती है। ये इंसिडेंट 1982 का पहला सातों शुरू होता है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं वायु नाम के एक राइटर को। वायु अपने जहाँ अंकल के पास आया होता है कुछ पैसे उधार मांगने के लिए, क्योंकि उसकी लिखी हुई बुक्स की सेल मार्केट में बहुत ज़्यादा कम थी। उसकी वाइफ डिंडा का बेबी होने वाला था, इसलिए वो अपनी वाइफ के लिए एक घर रेंट पर लेना चाहता था। वायु के अंकल उसे कहते हैं कि सिटी से बाहर मेरा एक घर है जिसे तुम उसे यूज़ कर सकते हो जब तक तुम चाहो। इसके बाद उसके अंकल उसे कुछ पैसे देते हैं और घर की कीज़ देते हैं और कहते हैं कि बेशक ये पैसे मुझे वापस मत लौटाना। अब डिंडा और वायु अपना सामान गाड़ी में रखकर उस जंगल में बने हुए घर की तरफ जाने लगते हैं। अब डिंडा उस बड़े से घर को देखकर बहुत खुश होती है। इसके बाद वो दोनों घर के अंदर जाकर सारे सामान को सेट करने लगते हैं। तब वायु का अपने अंकल का एक फ़ोटो एल्बम मिलता है जिसमें उनके कुछ फ्रेंड्स की पिक्चर होती है। उस एल्बम में हम लास्टी की पिक्चर को भी देखते हैं। फिर वायु डिंडा को बताता है कि जहाँ पास में ही एक हॉस्पिटल है, इसलिए अगर तुम्हें कोई ज़रूरत हो तो मुझे बताना, क्योंकि हम इजीली वहाँ पर जा सकते हैं। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग वायु अपने घर से निकल जाता है। उसकी किसी बुक पब्लिशर के साथ ज़रूरी मीटिंग होती है। क्योंकि डिंडा घर में बिल्कुल अकेली थी, इसलिए वो पास में ही बने एक मार्केट में चली जाती है, जहाँ एक लेडी डिंडा को बताती है कि पहली सातुसुरु की रात आने वाली है, इसलिए सभी लोग अपनी तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन डिंडा को पता नहीं होता कि ये सातुसुरु है क्या। इसलिए डिंडा कहती है कि मैं यहाँ पर नई हूँ, पास में बने जंगल में उस घर में रहती हूँ। तो सभी ये सुनकर लेडी काफ़ी शॉक्ड हो जाती है और जल्दी जल्दी से अपना काम करने लगती है। इसी वजह से डिंडा भी वहाँ से आगे जाती है। वहीं डिंडा एक होमलेस बूढ़ी लेडी को देखती है जो कि दिखने में काफ़ी अजीब लग रही थी और लगातार डिंडा को उसकी तरफ ही देखे जा रही थी। तभी ये देखकर डिंडा को अच्छा फील नहीं होता, इसलिए वो वापस अपने घर में आ जाती है। लेकिन डिंडा अपने घर के किचन में काम कर रही होती है। तभी एक नाइफ एक वुडन कट में फंस जाता है। ये देखकर डिंडा काफ़ी हैरान हो जाती है और जब वो उसे निकालने लगती है तब उसे स्टोर रूम से आवाज़ें आने लगती हैं। स्टोर रूम में उसे लगातार आवाज़ें, किसी चिल्लाने की लगातार आवाज़ें आ रही थी। तभी ये देखकर डिंडा काफ़ी डर जाती है, इसलिए वो एक नाइफ लेकर स्टोर रूम की तरफ बढ़ती है, जहाँ पर हम उसके पीछे खड़े किसी शैडो को देख पाते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद जब वायु घर वापस आ जाता है तब देखकर पूरी घर में की लाइट ऑफ है। साथ ही साथ उसकी वाइफ डिंडा भी उसे दिखाई नहीं देती। तभी उसे फर्श पर पड़े कुछ खून के धब्बे दिखाई देते हैं, जिसे फॉलो करते हुए सीधा स्टोर रूम में पहुंच जाता है, जहां पर पहुंचकर वो देखता है कि किसी ने बड़ी बेरहमी से उस डिंडा को मार डाला है और उसका बच्चा बाहर निकाल लिया है। तभी ये देखकर वायु काफ़ी घबरा जाता है और वो रोने लगता है, लेकिन वो तभी देखता है कि डिंडा अभी भी जिंदा है, जो कि उसे पीछे देखने का इशारा कर रही है। जैसे ही वायु पीछे मुड़कर देखता है तब वो लास्ट्री की सोल पर उस पर हमला कर देती है, लेकिन तभी अचानक से वायु की आंख खुल जाती है
हम पाते हैं कि वायु का सिर्फ एक नाइटमेयर था। वो अपने इस सपने के बारे में डिंडा को बताता है, जिस पर वो कहती है कि हमें गॉड से प्रे करनी चाहिए, लेकिन वायु गॉड पर यकीन नहीं करता था, इसलिए वो डिंडा को मना कर देता है। अगले दिन वायु फिर से मीटिंग के लिए चला जाता है, जहाँ पर डिंडा घर पे फिर से अकेली हो जाती है। इसलिए आज वो अपने मदर को कॉल करके बात करने लगती है कि तभी वो नोटिस करती है कि घर के बाहर वाला स्विंग झूला अपने आप से ही हिल रहा है, लेकिन वो इस चीज़ को इग्नोर करती है और अपनी मदर से बात करने में कंटिन्यू रखती है। दूसरी तरफ हम वायु को देखते हैं कि वो एक पब्लिशर के साथ मीटिंग में होता है और वो वायु को बताते हैं कि तुम्हारी बुक की ही सेल बहुत कम है। वो पब्लिशर उसे कहते हैं कि तुम्हें कुछ हॉरर टाइप की स्टोरीज़ राइट करनी होंगी, नहीं तो अगर ऐसा चलता रहा तो हमारी कंपनी का लॉस होगा और कंपनी भी बंद हो जाएगी। उधर हम डिंडा को देखते हैं जो अपने घर में सो रही होती है, लेकिन तभी उसे अचानक से चक्कर आने लगते हैं, इसलिए वो सीधा सिंक के पास जाती हैं, जहाँ पर उसे उल्टी होने लगती है। तभी उसके मुंह से एक ब्लड के साथ साथ कुछ बाल भी निकलने लगते हैं। ये देखकर डिंडा बहुत डर जाती है। तभी डिंडा की आँख खुल जाती है, मतलब ये भी उसका नाइटमेयर था और अब तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अब उसे सच में पेन होने लग गया था। इसलिए वो वायु को मैसेज कर वायु को बता देती है। जैसे ही वायु को मैसेज मिलता है, वो जल्दी से घर आ जाता है और डिंडा को उठाकर उसे वही हॉस्पिटल में लेके चला जाता है, जिसे उसने पहले जिक्र किया था। वहाँ पर दो नर्स डिंडा को व्हील चेयर पर बैठाकर उसे अंदर ले जाती है। वायु बाहर आकर फॉर्म फिल कर रहा होता है, तब वो नोटिस करता है कि उसके हॉस्पिटल की घड़ी में 3 बज रहे थे, लेकिन असल में टाइम तो 8 बज का था, पर वो इनका इग्नोर कर देता है। इसके बाद वो डिंडा के पास जाता है, जहाँ पर डॉक्टर वायु को बताता है कि आपने बहुत अच्छा किया कि आप सही टाइम पर अपनी वाइफ को ले आई, लेकिन बेबी होने में अभी तकरीबन 4 से 5 घंटे लग सकते हैं। अब डिंडा वायु को कहती है कि बेबी होने के बाद मैं वापस उस घर में नहीं जाऊंगी, क्योंकि वहाँ पर मुझे ये सब कुछ अजीब लगता है। वायु डिंडा को कहता है कि फ़िक्र मत करो, ऑपरेशन होने के बाद हम तीनों किसी अच्छी जगह पर शिफ्ट हो जाएंगे। जिसके बाद वायु डिंडा को हॉस्पिटल में एडमिट कराकर घर के लिए निकल जाता है और अपना सारा सामान पैक करने के लिए। इधर डिंडा को सामने वाले ग्लास में एक नर्स का शैडो दिखता है और वो ही नर्स होती है जिसे हमने पहली वाली लास्ट को रिलैक्स करने की कोशिश कर रही थी। इतने में वहाँ एक डॉक्टर आ जाता है और वो ही डॉक्टर होता है जिसे लास्ट्री ने मार डाला था। तो यहाँ हम समझ पाते हैं कि ये वही 1982 वाला वही हॉस्पिटल है जिसमें लास्ट्री ने खुद को जलाकर सुसाइड कर लिया था। और अचानक से वो डॉक्टर अपना सर दीवार पर मारने लगता है, जिससे उसके सर से खून निकलने लगता है। उसके बाद वो बहुत ही अजीब तरीके से वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही पूरे हॉस्पिटल की लाइट ऑफ हो जाती है, जिससे डिंडा काफ़ी डर जाती है। इसलिए वह ऑपरेशन रूम से बाहर आकर नर्स की आवाज़ें लगाने लगती है, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं दिखाई देता। आगे जाकर उसे एक रूम में 2 नर्स खड़ी हुई दिखाई देती है, इसलिए वो उन्हें बताने के लिए रूम में अंदर चली जाती है। लेकिन उसके अंदर जाते ही रूम का दरवाज़ा बंद हो जाता है, लेकिन उसे काफ़ी सालों पहले वाली वही नर्स अपनी तरफ आते हुए दिखाई देती है। इसलिए डिंडा डरते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन जब वो दूसरी बार आंखें खोलती है तो वो खुद को उस रूम से बाहर पाती है। उधर वायु घर का सारा सामान लेकर वहाँ हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। वहाँ पर उसे एक शॉप खुली हुई दिखाई देती है। वो खाना खाने के लिए वहीं पर रुक जाता है, जहाँ पर वायु कीपर से पूछता है कि सभी अपनी शॉप इतनी जल्दी बंद करके क्यों चले गए, जिसमें कि शॉपकीपर कहता है कि आज सातोसुरु की पहली रात है, जिसमें कि पूरी बुरी सोल्स बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती हैं, इसलिए सब डर के मारे घर चले गए। वो शॉपकीपर वायु से कहता है कि आप इतनी रात को बाहर क्यों घूम रहे हैं, जिस पर वायु कहता है कि मेरी वाइफ की डिलीवरी होने वाली है, इसलिए मैं उसे पास के हॉस्पिटल में एडमिट करवा कर आया हूँ। तो दुकानदार हैरान होकर पूछता है कि यहाँ तो आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं है, आप जिस हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं वो तो कई सालों से बंद हो चुका है। ये सुनकर वायु बहुत डर जाता है और वो अपनी गाड़ी लेकर जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। वहाँ पहुंचकर देखता है तो दुकानदार सही कह रहा था, जहाँ पर कोई हॉस्पिटल नहीं था।
क्योंकि वहाँ पर हॉस्पिटल की बजाय वहाँ पर एक पुराना सा खंडर था। अब वायु एक टॉर्च लेकर इस खंडर के अंदर चला जाता है, अपनी वाइफ डिंडा को ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ हम डिंडा को देखते हैं कि वो खंडर अभी भी हॉस्पिटल की तरह लग रहा था, जो कि बिल्कुल नया लग रहा था। तभी डिंडा को वहाँ पर एक सफाई करने वाला दिखाई देता है, जिसकी गर्दन कटी होती है, जिसे देखकर डिंडा की हालत ख़राब हो जाती है। वो वहाँ से भाग जाती है। उधर हम वायु को देखते हैं, जिसे डिंडा की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन उसे दिखाई नहीं दे रही थी। अब वायु डिंडा की आवाज़ फॉलो करते हुए एक रूम में जाता है, जहाँ उसे एक कबर्ड के पीछे एक जली हुई लाश मिलती है, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है। तभी उसके सामने वही जली हुई बॉडी सामने आ जाती है, जिसे देख वायु हमेशा वहाँ से भाग जाता है और दूसरे रूम में जाकर खुद को बंद कर लेता है। उधर डिंडा को बार बार राष्ट्र की सोल दिखाई दे रही थी, इसलिए डिंडा भागते हुए एक बोर्ड में जाती है, जहाँ पर बहुत सारी डेड बॉडीज़ पड़ी हुई थी। इसलिए डिंडा फिर से डरते हुए वहाँ से बाहर आ जाती है। अब डिंडा को राष्ट्र की पिछली लाइफ दिखाई देती है, जो एक जगह पर बैठे हुए अपने बच्चे से बातें कर रही थी कि तभी डिंडा पर हमला कर देती है, जिससे डिंडा नीचे गिर जाती है, जिससे उसका फ्लैशबैक में आ जाती है, जहाँ हमें पता चलता है कि नर्स ने हॉस्पिटल की टीम के साथ मिलकर लास्ट के बच्चे पर एक रिचुअल किया था, जिसमें कि उस बच्चे का सेक्रीफाइस एक डेविल के लिए सेक्रीफाइस किया गया था। इसी बीच डिंडा बेहोश हो जाती है और तभी हॉस्पिटल के कुछ स्पिरिट्स उसे वहाँ से ले जाकर उसका ऑपरेशन करने लगती है। उधर वायु होश में आता है, जिसे ड्रीम आता है, जिसमें उसके फादर बताते हैं कि जब तुम पैदा हुए थे तब मैंने तुम्हें एक वर्ग को दे दिया था, जिससे वायु को देने का वादा किया था, लेकिन तुम्हारी वीकनेस की वजह से ऐसा नहीं कर पाया। तब अचानक से वायु को होश आ जाता है, उसे डिंडा की आवाज़ें सुनाई देने लगती है। डिंडा का बेबी भी हो जाता है। सभी सोल्स उस बच्चे पर को पैर पड़ने लगती हैं, लेकिन तभी वहाँ पर वो होमलेस बूढ़ी औरत वहाँ आ जाती है, जो डिंडा को बचाने के लिए उन सोल्स पर कुछ फेंक देती है, जिससे वो सारे सोल्स जलने लगती है। तभी वो डिंडा और उसके बच्चे के साथ बाहर आने लगती है। तभी उस रास्ते में वायु मिल जाता है, जिसे डिंडा नज़र आने लगती थी। जब वो तीनों बाहर निकलने लगते हैं कि लास्टी की सोल वहाँ आ जाती है, जो डिंडा को और उसके बच्चे को छीनने की कोशिश करने लगती है, लेकिन किसी पावर की वजह से ऐसा नहीं कर पाती। इसके बाद वो वायु को अपने कंट्रोल में कर लेती है, मतलब पोजेस कर लेती है। अब डिंडा वहाँ से निकलकर एक दूसरे रूम में चली जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर वायु आ जाता है, जो लास्टी के कंट्रोल में होता है, इसलिए डिंडा और उसके बच्चे को मारना चाहती है। तभी वो बूढ़ी औरत वायु पर अटैक कर देती है और बेहोश कर देती है, और बूढ़ी औरत डिंडा के पास आती है और उस पर भी अटैक कर देती है, जिसकी वजह से डिंडा बेहोश हो जाती है। अगले दिन जब उन दोनों को होश आता है, तो डिंडा को पता चलता है कि वो बूढ़ी औरत उसका बच्चा ले गई है। अब वायु डिंडा को गाड़ी में बैठा देता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे अपने बच्चे के रोने की आवाज़ आती है, इसलिए वो आवाज़ को फॉलो करते हुए उस बूढ़ी औरत के पास पहुँच जाता है। असल में वो बूढ़ी औरत वहाँ पर एक रिचुअल कर रही थी। वायु उसे पीछे से हिट कर उसे बेहोश कर देता है। उसके बाद वो बच्चे को लेकर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वो बूढ़ी औरत खड़े होकर डांस करने लगती है। तो यहाँ हमें पता चलता है कि असल में ये बूढ़ी औरत भी उस कर्ज के काम में करती थी, कर्ज से काम करती थी, कर्ज के लिए काम करती थी। इसके बाद वो औरत किसी को कॉल करती है कि मैंने उस बच्चे पर रिचुअल पहले से ही पूरा कर दिया है। इसके बाद हमें वो कर्स्ड ग्रुप दिखाया जाता है, जो कि डिंडा और वायु की पिक्चर पर रिचुअल कर रहे थे। इसका मतलब जो कुछ भी हमने मूवी में देखा पहले से ही प्लान्ड था, और इन सब में कहीं ना कहीं वायु के अंकल भी शामिल थे। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड होती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।